हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सोशल स्टडीज़ प्रैक्टिस सेट वन का पार्ट 2, क्योंकि हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने 51 से 100 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करेंगे 101 से 150 तक के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है, राष्ट्रीय नीति के निम्न मुद्दों में से कौन से मुद्दे सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार बन गए हैं? कि इनमें से कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता की राजनीति का शिकार बन गया है, हमें ये बताना है। समान दीवानी संहिता का लागू किया जाना, ये भी सांप्रदायिकता की राजनीति का शिकार बन चुका है। और संविधान का अनुच्छेद 370 का उन्मूलन, ये तो सबको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए था, तो ये तो बना ही था। राजनीति का शिकार और आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, ये भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि संसद और विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% स्थानों का आरक्षण, तो ये इसका राजनीति का कोई भी हिस्सा इस टाइप से नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है कि वुमेंस को जो है वो 33% का आरक्षण हर एक में दिया ही जाता है, संसद और विधानमंडल में भी और ऐसे पंचायत वगैरह में भी। तो हमारे हो गए 1, 2 और 3, तो हमारा जो कोड है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी या स्ट्रैबो? तो जो अरस्तु थे सबसे पहले, इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो गोल है। इनके अनुसार जो ये था कि जो यूनिवर्स है पूरा, उसे एक सृजनकर्ता द्वारा बनाया गया है। और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक स्थानों का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। और जो खगोलीय अंतरिक्ष और पृथ्वी अंतरिक्ष के मध्य अंतर भी अरस्तु ने ही बताया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए लिया गया सटीक समय, हमें ये तो पता है कि पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए 24 घंटे लिए जाते हैं, लेकिन इसमें बताना है सटीक समय, मतलब जो एक्यूरेट टाइम क्या है। तो एक्यूरेट टाइम वो क्या है? 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड। तो इतना पूरा टाइम लगता है पृथ्वी को। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर नहीं होगी, किस दिशा में होगी? पश्चिम से पूरब की ओर। और जो उसकी चाल होती है वो कितनी होती है? 1000 मील पर आवर के अकॉर्डिंग। और कितने टाइम में? 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। इसे ही घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहा जाता है। और घूर्णन या दैनिक गति के कारण ही जो दिन और रात हैं वो होते हैं। इसी टाइप से एक होती है वार्षिक गति, तो उसमें भी पूरा कितना टाइम लगता है? 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड। अगर उसका भी एक्यूरेट टाइम पूछा जाएगा तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड, इसे बोलेंगे वार्षिक गति या फिर परिक्रमण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कितने पर होती है? 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब हमें बताना है कि उसके पास कौन सा है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो सबकी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कितनी डिग्री पर है। तो जो अगरतला है वो, अगरतला कितनी डिग्री पर है? 23.83। फिर गांधीनगर है वो है 23.24, गांधीनगर आएगा 23.24। फिर जबलपुर है इस टाइप से ही, जबलपुर है 23.16। और उज्जैन कितने पर है? 23.18। तो जो सबसे पास हुआ वो कौन सा हुआ? गांधीनगर, जिसकी है 23.24, जो 23.5 के बिल्कुल ही पास में है। तो गांधीनगर जो है उसकी कर्क रेखा से निकटतम दूरी है। नेक्स्ट है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले नगरों के अवस्थानों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कि अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो उनका क्रम कौन सा सही होगा? तो उनका क्रम होगा बैरूत, जेद्दा, बगदाद, तेहरान। अब ये कहाँ पर है? जो बैरूत है वो कहाँ पर है? वो है लेबनान में। और जेद्दा जो है वो कहाँ पर है? सऊदी अरब में। फिर बगदाद है ईरान में। और तेहरान कहाँ पर है? ये भी बगदाद है इराक में और तेहरान है ईरान में। तो इसका क्रम हो गया बेरूत, जेद्दा, बगदाद और तेहरान। नेक्स्ट है कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? जो फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है उसको क्या बोला जाता है? पेरिनीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिनीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अववाहित नहीं होता? तो कौन से देश में नील नदी का जो अववाहन है वो नहीं होता है? तो वो होता है हमारा किसमें? चाड में। चाड में नहीं होता, इथियोपिया, सूडान और युगांडा, इसमें नील नदी
जो है प्रवाहित होती है, लेकिन चार्ट में नहीं होती। नेक्स्ट है कि कौन सा जो जल डमरू मध्य है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मीन्स इंटरनेशनल डेट टाइम के सबसे पास है। तो कौन सा जल डमरू है वो है बेरिंग जल डमरू, ये सबसे पास है इसके। और इसका क्या काम है, ये बेरिंग सागर, बेरिंग सी जो है और चुक्सी सागर, इन दोनों को जोड़ता है। और कहाँ पर है, और इसका एक और भी काम है कि ये अलास्का और रूस को भी अलग करता है। एक तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है और अलास्का और रूस को अलग करता है। नेक्स्ट है मलक्का जल डमरू, इसमें ये क्या करता है, ये अंडमान सागर और जो दक्षिणी चीन सागर है इसको जोड़ता है। और किस किस को अलग करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया को। नेक्स्ट है कि ये जिब्राल्टर, ये क्या करता है, ये भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सागर, इन दोनों को जोड़ता है। और अलग किस किस को करता है, स्पेन और मोरक्को को। नेक्स्ट है वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना हुआ है। तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो ये हमें सबको पता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी होती है 78% और ऑक्सीजन कितनी होती है 21%। नेक्स्ट है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि मैंग्रोव जो है कुछ समुद्री तटों के समीपवर्ती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। तो ये ठीक है, जो मैंग्रोव वन्स होते हैं वो कहाँ मेनली होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में। कारण है कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ये भी ठीक है कि वो तट रेखा को, जो तट रेखा होती है उसको स्टेबल बनाए रखते हैं। और ये इसका रीज़न भी है, इसी वजह से जो है ये यहाँ पर होते हैं। तो हम कि जो इसमें हो जाएगा ये कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो सिलिकॉन वैली है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये बतानी है ये कहाँ पर है, ये नॉर्मली पूछी जाती है, ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। तो सिलिकॉन वैली, और ये किसके लिए फेमस है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए। नेक्स्ट है कि कर्क वृत्त रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये मैंने आपको ट्रिक कराई हुई है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। आप उसकी ट्रिक आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने कैसे उसको लर्न किया था। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, हमारे 8 स्टेट आते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये हमारे आते हैं। इसमें हमारा त्रिपुरम भी है, मिज़ोरम भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन मणिपुर जो है वो नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 113, उत्तर प्रदेश या हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अब ये क्वेश्चन जो था ये पुराना क्वेश्चन है, इस वजह से ये पूछा गया है। तो जब तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर था नंदा देवी, लेकिन अभी जो है ये कोई भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये जो नंदा देवी है अभी किस में आती है, उत्तराखंड में। तो ये उसका सर्वोच्च शिखर है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो अभी ये नंदा देवी ही लगाया जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो किसका सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो हमें बताना है, तो वो होगा गोदावरी का। तो सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट नंबर पे वो गोदावरी का है, फिर है कृष्णा का, फिर महानदी का, और उससे कम है नर्मदा का। नेक्स्ट है कि जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो फ्लावर्स वैली है वो कहाँ पर है, उत्तरांचल में, जिसको अब उत्तराखंड बोला जाता है। पहले इसको उत्तरांचल बोला जाता था और अब उत्तराखंड। और ये जो फूलों की घाटी है इसके और भी नाम है, जैसे कि पुष्पावली, देवदार, पुष्परज, इस टाइप से। नेक्स्ट है नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का क्रम हमें सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किस में होती है, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। तो ये तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कोच्चि में होती है, तो बी और डी तो हमारे कट हो जाएंगे। अब कोच्चि के बाद हमारा कौन सा आएगा, फिर कोलकाता, दोनों में कोलकाता ठीक है, फिर आएगा पटना, फिर सबसे कम में आएगा दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा सी, कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। कोच्चि में जो होती है वो कितनी होती है, 250 से लेकर 200 तक, फिर कोलकाता में होती है 200 से 150 तक, फिर पटना में 150 से लेके 100 सेंटीमीटर तक, और दिल्ली में 100 से लेकर केवल 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वार्षिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सेल तंत्रों से
कौन भारत के कोयले निक्षेपों मीन्स जो उसके डिपॉजिट के प्रमुख स्रोत हैं। तो जो ये बताना है भारत के जो कोयला स्रोत हैं उसका मेन जो कौन सा तंत्र है, तो वो जो मेन है वो कौन सा है, गोंडवाना तंत्र। जो गोंडवाना तंत्र से ही 96% जो है इंडिया में कोयले का है। जो अन्य 4% है वो है टर्शियरी काल का और मेसोजोइक काल का। तो जो मेन है वो है गोंडवाना तंत्र का। नेक्स्ट है कि तुलवुल परियोजना का संबंध, तुलवुल जो परियोजना थी उसका संबंध कौन सी नदी से है, उसका संबंध है झेलम नदी से। अब झेलम नदी जो है किसकी सहायक संधि है, सहायक नदी है, ये भी पूछ लेते हैं, तो वो है सिंधु की सहायक नदी झेलम नदी, इस पर है तुलवुल परियोजना। अब सब पर अलग अलग परियोजना होती है, तो जैसे कि व्यास नदी पर कौन सी है हमें ये देखनी होगी, तो व्यास पर कौन सी है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है ऐसी सतलज पर कौन सी है, नाथपा झाकड़ी। और ये जो है रावी नदी पर कौन सी है, थीन बांध योजना। तो ब्यास पर हो गई हमारी इंदिरा गांधी नहर योजना, झेलम पर हो गई तुलवुल परियोजना, रावी नदी पर हो गई थीन बांध और सतलज नदी पर हो गई नाथपा झाकड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। तो ये गलत है कि भारत में जो राज्य सरकार वो गैर जो कोयला खदान है उसकी नीलामी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदान नहीं है, ये भी गलत है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड दोनों में ही सोने की खदान पाई जाती हैं। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें, ये ठीक है कि राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें पाई जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। नेक्स्ट है निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है। तो जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है HSL, उसके प्रबंधन में कौन सा नहीं आता है, वो आता है जमशेदपुर। ये किसके अंदर आता है, टाटा, ये आता है टाटा के अंदर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंदर आते हैं भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। नेक्स्ट है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वो किसका होगा। तो जो कृष्णापट्टनम बंदरगाह है वो बनाया कहाँ गया है, आंध्र प्रदेश में, समुद्र के अंदर। तो इससे लाभ भी किसको होगा, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश को ही। इसका जो निर्माण है वो 3 स्टेजेस में किया गया था, पहले 2008 में, फिर 2012 में और लास्ट में 2017 में इसको कंप्लीट बनाया गया। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है कि जब हम पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा कर देते हैं उसको बोलते हैं पर्यावरण अपकर्ष। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये भी होगा कि उसको जो है कम कर रहे हैं पर्यावरण को, और मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाएंगे, ये भी होगा, और पारिस्थितिकी असंतुलन, ये भी होगा। तो हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन उपयुक्त सभी, कि जो पर्यावरण अपकर्ष है ये सारी चीज़ें जो भी हम जैव विविधता की हानि कर रहे हैं और पर्यावरण और पारिस्थितिकी असंतुलन है, ये सब को बोला जाएगा पर्यावरण अपकर्ष। नेक्स्ट है कि प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन से हैं। तो जो पॉल्यूशन का जो सबसे अच्छा सूचक माना जाता है वो हमें पता है कि लाइकेन होता है, और तो कौन सा आंसर होगा, लाइकेन और मोसेस। और लाइकेन जो है क्या होता है, जब पर्यावरण में या मतलब वातावरण में SO2 बढ़ने लगती है तो लाइकेन जो है बहुत ही ज़्यादा कम होने लगते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि ये वायु में जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, इसीलिए वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक माना जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबलीय तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबलीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की जो टोपियों को पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जब ग्लोबल टेम्परेचर जो है इसका मेन परिणाम रिजल्ट ये है कि जब ध्रुवीय बर्फ पिघलेंगी तो उसका जो पानी है वो किस में जाएगा, समुद्र में। नेक्स्ट है ग्लोबलीय तापमान के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर बढ़ना संभावित है। तो ये 1 मीटर नहीं है, ये कितना है, केवल 0.45 मीटर तक बढ़ सकता है, 1 मीटर नहीं बढ़ सकता। सेकंड हो गया रॉन्ग, विश्व के समस्त मूंगों के जो द्वीप हैं वो डूब जाएंगे, ये भी ठीक है। और यह संभावना है कि 2044 तक फिजी भी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा, ये भी ठीक है। तो हमारा ग्लोबली तापमान बढ़ने से क्या क्या होगा, एक तो ये जो ध्रुवीय बर्फ की टोपियाँ पिघलेंगी, मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे और नीदरलैंड पर संकट आ जाएगा और फिजी डूब जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष मतलब GCF के लिए, तो ग्रीन
क्लाइमेट और फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए सही नहीं है। इसकी स्थापना डरबन में की गई थी, तो इसकी स्थापना डरबन में नहीं की गई थी, कहाँ की गई थी? मैक्सिको में। यह विकासशील देशों में कार्यक्रम और नीतियों का समर्थन करेगा, ये भी ठीक है। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, फंड देंगे, विकसित देश जो है डेवलप्ड कंट्री, ये भी ठीक है। और ये कब से कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये भी ठीक था, 2014 से। नेक्स्ट है कि वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, मीन्स ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा। तो ये है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रॉफिक इन कॉमर्स। तो इसके संदर्भ में विचार करना है हमें ट्रैफिक के बारे में। ये यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है, तो ये यूएनईपी के अंतर्गत नहीं है, ये किसके अंतर्गत है? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और आईयूसीएन के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो, ये ठीक है कि हमें पता ही चल रहा है। फ्लोरा और फोना मीन्स एनिमल्स, और किसके लिए है? ये पशुओं के लिए। तो फर्स्ट हो जाएगा रॉन्ग और सेकंड हो जाएगा ट्रू, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलाना है। तो विरहा कहाँ किससे मैच होगा, कौन सी लैंग्वेज से मैच होगी विरहा में? ये देखने, विरहा होगी भोजपुरी से मैच, कजरी होगी अवधी से मैच, मलहोर होगी व्रजी से मैच, और रशिया होगी कोरबी से। तो ये सारे बिल्कुल ही ठीक दिए गए हैं ऑप्शंस। तो विरहा, भोजपुरी, कजरी, अवधी, मलहोर, ब्रजी और रशिया कोरवी। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 4। ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि हमें सारे ही ऑप्शंस आमने सामने ही दिए जाएं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है? ये हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी होता है? आलू और गन्ना। तो आलू और गन्ना का होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन डी। चावल का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और तंबाकू का सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। और यूपी में होगा आलू और गन्ना का। नेक्स्ट है कि यहाँ पर हमें पक्षी विहार दिए गए हैं, इनको मैच करना है कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर है। नवाबगंज, नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव में। नवाबगंज हो गया हमारा उन्नाव में। नेक्स्ट है ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार हो जाएगा गाजियाबाद में। फिर है समसपुर, समसपुर पक्षी विहार आएगा रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ये कहाँ पर आएगा? गोंडा में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2 3 4 1। क्वेश्चन 130, उद्योगों को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनका वहाँ पर मुख्य उत्पादन होता है। तो एक तरफ हमें उद्योग दिए हुए हैं और एक तरफ उनके शहर दिए हुए हैं। तो इधर तो शहर है और इधर उद्योग है, कि कौन सा किससे सुमेलित होगा। तो जो हम जब भी इस टाइप का करेंगे, वैसे मैं बताऊंगी तो आपको सारे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में जैसे अगर हमें देखना है कि हमें रेणुकट और ऋषिकेश का मान लो कि नहीं आता है और हमें एग्जाम में करना है, तो हमें सबको पता है कि अलीगढ़ का किससे मैच होगा, अलीगढ़ में क्या बनते हैं? ताले। तो डी का हमें हो गया 3, तो डी का 3 केवल सी और बी में ही है, तो डी भी कट हो जाएगा और ए भी कट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें मेरठ में भी पता है कि मेरठ में क्या होता है? खेल का सामान, तो सी का हो गया हमारा 1। तो ये ए तो कट था ही और डी भी कट था, इसमें भी सी 1 है और इसमें भी। तो अब भी हमें सी और बी में से ही देखना है, तो इन दोनों में से अगर हम एक का पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है फिर हम देखते हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश में क्या है? एंटीबायोटिक प्लांट है, वहाँ पे एंटीबायोटिक जो है दवाएं वो बनती हैं। तो बी का हो गया हमारा 2 और रेणुकट का हो गया हमारा एल्यूमिनियम उद्योग। तो हमेशा जब भी मैचिंग वाले करने होंगे तो जो हमें आता है पहले उससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, जो लास्ट में बचेंगे फिर उससे सॉल्व करेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 4 2 1 3। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर दीजिए। इसमें क्षेत्र दिए हुए हैं और यहाँ पर खनिज दिए हुए हैं, तो कि किसमें कौन सा मिलता है। तो फर्स्ट है सोनभद्र, सोनभद्र में क्या मिलता है? चूना पत्थर। नेक्स्ट है इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या मिलता है? शीशा या बालू। और ललितपुर, ललितपुर में क्या मिलेगा? तांबा। और मिर्ज़ापुर में होता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो सोनभद्र हो गया चूना पत्थर, इलाहाबाद हो गया सीसा बालू, ललितपुर हो गया तांबा और मिर्ज़ापुर हो गया नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 4 2 1 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को इसमें भी सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा जो मेले या त्यौहार लगते हैं उत्तर प्रदेश में, वो और कहाँ पर लगते हैं। तो पशु मेला कहाँ पर लगता है? पशु मेला जो है वो लगता है बटेश्वर में।
क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितने भी रिलेटेड होंगे हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपी की सबसे ज़्यादा पूछी जाएंगी जब हमारा यूपी का ही एग्ज़ाम है। तो पशु मेला हो गया वटेश्वर में। ध्रुपद मेला ये कहाँ पर लगता है? वाराणसी में। गोविंद साहब मेला ये कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। और माघ मेला सबसे ईजी है ये। कुंभ का मेला सबको पता है कि कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में। मतलब नासिक वगैरह ऐसा कोई तो ऑप्शन हमें दिया नहीं है, तो इन सबसे एलिमिनेट करके हम प्रयागराज इजीली कर सकते हैं। तो हम अगर डी को भी 1 से देखते तो हमारा ए या बी में से ही कोई सा हमारा आंसर होता, क्योंकि ना तो हमारा सी में है ना डी में है। अब ए या बी में से तब देख लेंगे। अब पशु मेला हमें पता है वाराणसी है, पशु मेला हमारा वटेश्वर है, तो ए का हो जाएगा थर्ड। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। नेक्स्ट है काशी पीठ। वाराणसी की स्थापना किसने की थी? जो काशी पीठ है वाराणसी में, उसकी स्थापना किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 फरवरी और 1921 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके दौरान ये जो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे और भगवान दास, इन्होंने स्थापना की थी काशी विद्यापीठ की। फिर 1995 से ये जो काशी विद्यापीठ है इसका नाम बदल के रख दिया गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो इससे याद रखना है, इसका नया नाम भी पूछ सकते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और वाराणसी में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। तो सबसे पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूपी का जो है वो लखनऊ में है। ऐसे ही नोएडा में कौन सा है? नोएडा में है नॉलेज पार्क। इसमें ये फेमस है कि नोएडा का कौन सा पूछा जा सकता है? नॉलेज पार्क। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? जो ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी, उनका जो जन्म है वो किस शहर में हुआ था? उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और वो बनारस घराने से ही इसलिए संबंध रखती थी। और कब हुआ था? 8 मई 1929 को बनारस में। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सारे ही पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अब हमें ये याद रहता है कि हमें पता है कि यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, लेकिन इसमें पूछा गया है 2001 के अकॉर्डिंग, ना कि 2011। अगर 2011 पूछा जाएगा तो हमारा जौनपुर आएगा, लेकिन अगर 2001 के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो कौन सा आएगा? आजमगढ़। तो इसमें ये याद रखना है कि हमसे कौन से उसका पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, मीन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो किससे रिलेटेड होता है? योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से, वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, या फिर वित्त आयोग से। तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय से। और इसके जो अब वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण, ये भी याद रखना है। और वित्त मंत्रालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1946 में। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें पता है कि जो अभी बैंक का आपस में विलय हुआ था, कि मतलब दो बैंकों को आपस में जोड़ दिया गया था कि वो दोनों का एक साथ होगा, तो इसमें बताना है कि कौन से का जो मैच है वो ठीक नहीं है। कैनरा बैंक को सिंडिकेट बैंक के साथ जोड़ा गया, बिल्कुल ठीक है। आंध्रा बैंक को कॉरपोरेशन बैंक के साथ, और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को ओबीसी ओरिएंटल बैंक कॉमर्स ऑफ के साथ। और लेकिन जो इंडियन बैंक है उसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ नहीं जोड़ा गया। किसके साथ जोड़ा गया? इलाहाबाद बैंक के साथ। तो इससे याद रख सकते हैं ई से इंडियन, और इसी ई से ही आ जाएगा हमारा इलाहाबाद। तो इंडियन बैंक को जोड़ा गया था इलाहाबाद के साथ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि रॉन्ग है। अब इसमें भी सूची 1 से सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से। इसमें दी हुई है यहाँ पर संस्था और यहाँ स्थापना वर्ष। तो ये बुक में ही मिसप्रिंट है कि जो यहाँ पर इसके स्थापना वर्ष है वो हमें गिवन ही नहीं है। तो मैं आपको बस ऐसे ही डायरेक्ट बता देती हूँ कि किसका स्थापना वर्ष जो है वो कौन सा है। अब है हमारा भारतीय औद्योगिकी साख एवं निवेश निगम ICICI, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आप ऐसे याद रख लेंगे, जनवरी 1955 में। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो IDBI की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में। फिर है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना की गई थी 1948 में। फिर है लास्ट भारतीय लघु उद्योग विकास निगम सिडबी, जिसे सिडबी भी बोल सकते हैं या SIDBI भी बोल सकते हैं। तो इसकी कब की गई थी? अप्रैल
19 में। तो जो सबसे पहले की गई थी वो IFCI की, फिर ICICI की, उसके बाद IDBI की और लास्ट में SIDBI की। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन करता है? न्यूनतम समर्थक मूल्य को क्या कहते हैं? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका निर्धारक किसके द्वारा किया जाता है? कृषि लागत व मूल्य आयोग। ये हमें पता होना चाहिए कि ये कृषि से संबंधित है। यह एक प्राइस होता है जिस पर सरकार जो है, गवर्नमेंट, वो किसान जो होते हैं, फार्मर्स, उन्हें बेचे जाने वाली अनाज की जो पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब एक इतना मिनिमम प्राइस होगा जिस पर गवर्नमेंट जो है वो फार्मर से जो भी उनका अनाज है वो खरीदेगी, तो उसको बोलते हैं MSP। इसका निर्धारण किया जाता है कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा। नेक्स्ट है एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था। जो एशिया का पहला एक्सपोर्ट रीजन था 1965 में, वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हमें बताना है कहाँ पर हुआ था, कांडला में। तो ये याद रखना है, और ये एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना करती है। तो जो 2008 के अंदर शुरू की गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका क्या काम है? केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, या फिर केवल ग्रामीण श्रमिकों के लिए है, या केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, या सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए? तो ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये किसके लिए? केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। ये जो है किसके द्वारा, किसके अंडर में है ये योजना? श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंदर। इसके द्वारा ये था कि गवर्नमेंट जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, BPL जिन्हें हम कहते हैं, उसके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत जो है उनका ये था मेन कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा देगी। किनको देगी? केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। नेक्स्ट है कि आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है किससे? जो इम्पोर्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? इंडेंट से। जब इंपोर्ट कोई चीज़ होनी होती है तो सबसे पहले क्या, एक प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन लेटर पहले RBI के पास भेजा जाता है। उसके बाद जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो जो पूरी प्रक्रिया शुरू होती है वो किससे होती है? इंडेंट से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है 2011, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ये भी कभी हिंदी में आ जाए तो मांग पत्र। मतलब ये होगा कि जब कोई आपसे मांगेगा कोई चीज़, उससे तो शुरू होगी ना इंपोर्ट की प्रक्रिया, तो इसका सही रिलेशन है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन सा ऐसा यूपी का जिला है जिसमें जो महिलाएं वो सबसे कम पढ़ी लिखी है? तो वो कौन सा है 2011 के अनुसार? श्रावस्ती। हाँ जरूर, ये जो सेंसस से ज़रूरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें सेंसस के बारे में तो ढंग से ही नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे 2021 की अभी हुई नहीं है, तो अब जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2011 से ही पूछे जाएंगे, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए पूरा। नेक्स्ट है भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है? तो कौन सा वर्ष ऐसा है महाविभाजन? महाविभाजन को बोलते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर। ग्रेट डिवाइड ईयर का मतलब क्या था कि जिसमें सबसे जो जन्म वृद्धि दर थी बहुत ही ज़्यादा कम थी, सबसे न्यूनतम थी। ऐसा कौन सा दशक था? तो वो था 1921। 1911 से लेके 1921 तक का जो टाइम था उसे महाविभाजक वर्ष बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इसने एक महामारी के कारण जन्म वृद्धि दर उस टाइम पे सबसे कम थी। अब इसी टाइप से पूछ लें कि लघु विभाजन वर्ष कौन था? मींस माइक्रो डिवाइड ईयर, जिसमें जन्म वृद्धि सबसे ज़्यादा थी, तो वो कौन सी आएगी? हमारी 1951। तो ये दोनों ही पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा महाविभाजन का वर्ष 1921। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य है? ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो इसमें कौन से कितने देश हैं? इसमें पूरे टोटल 15 देश है। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा इसका सदस्य है, तो इसका सदस्य कौन सा है यहाँ पर? इसमें वेनेजुएला। ऐसे तो 15 तो इसके बहुत सारे हैं, तो ये हमें मतलब नॉर्मली बस ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए कि कौन कौन से, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, ये सब है। और दक्षिण अमेरिका का सिर्फ एक ही ये देश है, मतलब एक ही स्टेट है जो है वेनेजुएला। और इसकी जो स्थापना थी ओपेक की वो कब की गई थी? 1960 में। और कहाँ पर की गई थी? इराक की राजधानी बगदाद में।
नेक्स्ट है पटवारियों, मीन्स जो लेखपाल जो हम कहते हैं, इनके कार्य की देखभाल कौन करता है। पहले तो पटवारी का काम क्या होता है। पटवारी का काम होता है जो भी ज़मीन होती है उसको नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का काम होता है। और पटवारी ही वो जो किसानों से जो कर इकट्ठा करता है, भूमि कर, वो भी यही इकट्ठा करता है। और सरकार को जितनी भी फसलें उगने वाली हैं उनकी सबकी जानकारी भी पटवारी ही देता है। अब उनकी देखभाल कौन करता है, मीन्स उनके ऊपर ऐसा कौन होता है जो उनके कार्य की देखभाल करेगा, तो वो होता है तहसीलदार, या तो उपजिलाधिकारी होगा, ये फंड वो उसके अंडर में रखता है तहसीलदार को। तो तहसीलदार जो है वो उपजिलाधिकारी को बताएगा सारी चीज़ें। इस टाइप से ये प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है कि नागरिक सुरक्षा दिवस, सिटीजन सिक्योरिटी या सिटीजन सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो वो कुछ दिन मनाया जाता है हमारा 1 मार्च को। तो हर वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार और छापा जाता है, तो जो दैनिक मौसम मानचित्र है वो कहाँ पर छापा जाता है, वो छापा जाता है पुणे में। नेक्स्ट है सुगम्य भारत अभियान किसके लिए चलाया गया था, तो जो सुगम्य भारत अभियान है वो किसके लिए चलाया गया था, जो भी दिव्यांग या फिर विकलांग व्यक्ति के लिए, जो भी डिसेबल्ड पर्सन थे उनके लिए चलाया गया था सुगम्य भारत अभियान। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।